नमस्कार आप सभी साथियों को गार्गी क्लासेस हनुमानगढ़ के ऑनलाइन यूट्यूब डिजिटल वीडियो प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हमने भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी के रूप में एक वीडियो सीरीज की शुरुआत इस क्लासेस के मंच से की थी, जिसमें हमने स्टार्टिंग 2 वीडियो लेक्चर संविधान सभा और संविधान सभा के द्वारा उसके संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके संबंध में हमने देखे थे। तो उन्हीं वीडियो लेक्चर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली समितियों के माध्यम से कैसे आगे बढ़ी थी, संविधान का निर्माण में समितियों का प्रयोग कैसे किया गया था और कौन सी समिति को कौन से कार्य सौंपे गए थे, इन सब के बारे में अपने डिटेल से चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, संविधान सभा की समितियां सेम उसी तरीके से जैसे आज हमारी संसद में, पार्लियामेंट में विभिन्न प्रकार की संसदीय समितियां कार्य करती हैं। संसदीय समितियों की वजह से संसद का जो है वो कार्य विभाजन हो जाता है। विशेष जो विशेषज्ञ होते हैं उनके अनुभव का हमें लाभ मिलता है। तो इसी प्रकार से संविधान सभा के अंतर्गत सबसे पहले ये संविधान समितियां बनाई गई थी। तो ये जो संविधान सभा की समितियां हैं, ये मूल रूप से हमारी आज की जो संसदीय व्यवस्था में संसदीय समितियां हैं उन्हीं का एक पिछला रूप था हमारे पास, जिन्होंने मिलकर या अलग अलग कार्य करके हमारी संविधान का निर्माण किया था। तो संविधान सभा की ये समितियां उस समय संविधान सभा के सबसे बड़े नेताओं के रूप में कुछ महत्वपूर्ण नेता जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, जीवी मावलकर, इस प्रकार के बहुत सारे नाम थे जो उस समय संविधान सभा के अंदर प्रभुत्व या एक अच्छी विशेषज्ञता रखते थे। तो उनको इन समितियों का अध्यक्ष बनाया गया और बाकी अन्य सदस्यों को इसमें सदस्यों के तौर पर शामिल किया गया था। तो अक्सर एग्जाम में आपसे इन समितियों के अध्यक्ष कौन थे उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या 4 समितियों के नाम देकर के सामने उनके अध्यक्ष लिख देता है और आपसे सुमेलित करवाता है, कोई न कोई मैच करवाने वाला क्वेश्चन देता है। तो आज अपने इन्हीं समितियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कौन सी समितियां बनाई गई थी उनके ऊपर अपनी थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बनाई गई पहली समिति जो थी उसकी चर्चा हम पहले वीडियो में भी कर चुके हैं, 9 दिसंबर 1946, और उसके बाद में थर्ड मीटिंग 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की। और 11 दिसंबर वाली जो मीटिंग थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और जैसे इनको स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, संविधान सभा में पहली संविधान समिति का गठन किया जाता है और ये समिति के अध्यक्ष स्वयं संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो ये संविधान सभा के द्वारा बनाई गई पहली समिति थी जिसका नाम था नियम समिति, और इस नियम समिति में कुल मिला के 15 सदस्य शामिल थे और इस समिति की अध्यक्षता स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही कर रहे थे। और यह संविधान सभा के द्वारा गठित की गई पहली समिति थी हमारे पास। फर्स्ट कमेटी जो संविधान सभा ने सबसे पहले बनाई थी वो नियम समिति के रूप में थी। इस समिति की एक खास बात पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, संविधान सभा के अंदर कुल 15 महिलाओं ने अपनी भागीदारी दी थी और उन महिलाओं में एक महिला जी दुर्गाबाई के नाम से, जो संविधान सभा की किसी भी समिति में शामिल होने वाली पहली महिला सदस्य के रूप में शामिल रही थी। तो उनकी जो समिति थी वो यही नियम समिति थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की किसी समिति में शामिल होने वाली एकमात्र महिला सदस्य के रूप में कौन शामिल रही, तो जी दुर्गाबाई का नाम आप इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद में संविधान सभा की कार्यप्रणाली या उसका कार्य संचालन किस प्रकार से होगा, उसके लिए नियम कायदे कानून बनाने के लिए एक अलग से समिति बनाई गई जिसका नाम था कार्य संचालन समिति के नाम से। तो इस समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही उस समय बनाए गए थे। इसके बाद में एक समिति का गठन और होता है जिसको हम राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति बोलते हैं, एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया गया था, तो हमें स्वतंत्रता का दिन निश्चित कर दिया था 15 अगस्त 1947। तो उससे पूर्व हमारे झंडे का डिजाइन कैसा होगा उसके ऊपर चर्चा करने के लिए, उसका निर्धारण करने के लिए भी एक समिति अलग से बनाई गई थी। उसकी अध्यक्षता भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही कर रहे थे। तो ये राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, इसी समिति को हम फ्लैग कमेटी के नाम से जानते हैं, झंडा समिति के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और इस समिति की खास बात यह थी कि 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 हमारा वो दिन था जब इसी समिति के द्वारा हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगे के रूप में, उस राष्ट्र ध्वज को अंगीकृत कर दिया जाता है या उसका प्रस्ताव जो है वो संविधान सभा से पारित कर दिया जाता है। तो 22 जुलाई वो दिन था जब हमारा राष्ट्रीय ध्वज
या हमारा जो तिरंगा है वो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकृत किया जाता है, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। और आप याद कीजिए 22 जुलाई ही वो दिन है जब हमारा नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो है या राष्ट्रीय झंडा दिवस जो है हमारा, वो हम 22 जुलाई को इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इसी दिन हमने राष्ट्रीय ध्वज को एक तरीके से संवैधानिक मान्यता दे दी थी, या हमारे संविधान में इसको जगह देने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी थी। तो ये 3 समितियां आप ध्यान रखिएगा, जिनकी अध्यक्षता जो है वो स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने कुछ और समितियों के ऊपर चर्चा करते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व संविधान सभा के, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में। तो इससे पूर्व इन्होंने संविधान सभा में बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए। उस संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 3 समितियों का गठन किया गया था। 3 समितियां गठित की गई थी। इसमें सबसे पहली समिति जो थी वो थी संघ के संविधान निर्माण को लेकर समिति, जिसको हम संघ संविधान समिति बोलते हैं। मैंने पहले भी आपके साथ चर्चा की थी कि हमारे देश के अंदर एक संघ का निर्माण किया जाएगा। हमारा भारत जो है वो एक संघ के रूप में शामिल रहेगा या एक संघ के रूप में निर्मित होगा, और उस संघ के अंदर ब्रिटिश प्रांत जो है वो भी इसका हिस्सा होंगे, ब्रिटिश प्रांत भी। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था उस समय के जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं वो भी इसका हिस्सा बनेंगे, और साथ ही हमारी जो देसी रियासतें थी, जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको भी हम भारतीय संघ का हिस्सा बनाएंगे। तो ये जो भारत का संघ बनेगा, इस संघ का संविधान कैसे होगा, उस संघ के संविधान के लिए एक समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई जा रही है, संघ संविधान समिति के रूप में। इसके बाद दूसरी जो समिति है संघ शक्ति समिति के रूप में, यानी कि हमारा जो संघ है उसको ज्यादा पावरफुल बनाना है, उसको ज्यादा शक्तियां प्रदान करनी है ताकि हमारा संघ स्थायी रहे, लंबे समय तक इसका स्वरूप जो है वो इसी रूप में बना रहे। इसके लिए हमने संघ शक्ति समिति का भी गठन किया, जो संघ को कौन कौन सी शक्तियां दी जानी है उसके ऊपर विचार विमर्श करेगी। तो ये संघ शक्ति समिति जो थी, इसके भी अध्यक्ष जो है वो जवाहरलाल नेहरू हैं। और तीसरा हमारे पास राज्य संविधान समिति। राज्य संविधान समिति, राज्य संविधान समिति से हमारा तात्पर्य है जो प्रिंसली स्टेट्स है, हमारे देसी रियासतें जो हैं, उनका संविधान वार्तालाप के माध्यम से या उनके संविधान का प्रारूप कैसा बनेगा, उनको कौन सी शक्तियां दी जाएगी। तो इनमें देसी रियासतों के साथ विचार विमर्श करने के लिए या देसी रियासतों के साथ वार्तालाप करने के लिए, उनका संविधान बनाने के लिए हमने एक अलग से समिति का निर्माण किया, राज्य संविधान समिति के रूप में। तो राज्य संविधान समिति का संबंध कोई राज्यों से नहीं था, बल्कि उस समय के प्रिंसली स्टेट्स या जो देसी रियासतें राजाओं के अंडर हुआ करती थी, उनसे विचार विमर्श के लिए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह समिति जो है वो गठित की गई थी। तो 3 महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष स्वयं जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, संघ संविधान समिति के रूप में, संघ शक्ति समिति के रूप में, और थर्ड वन राज्य संविधान समिति के रूप में, जिसका संबंध देसी रियासतों से हमारे पास। इसके बाद में देखिए कुछ और समितियों की अगर अपने बात करें, संविधान सभा की कार्य समिति। संविधान सभा की कार्य समिति के अध्यक्ष के रूप में एक व्यक्तित्व जीवी मावलकर का नाम, जीवी मावलकर। आगे हम इस नाम की बड़ी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। भारतीय संसदीय इतिहास में इनका नाम कई बार लिया जाएगा अलग अलग जगह पर, लेकिन जीवी मावलकर जो है जब संविधान सभा के सदस्य के रूप में है तो इनके द्वारा एक समिति की अध्यक्षता की जाती है कि ये जो संविधान सभा है ये किस प्रकार से कार्य करेगी, इसके कार्य क्या क्या होंगे, उसको लेकर के समिति गठित की जा रही है, जो संविधान सभा की कार्य समिति के नाम से जानी गई, जीवी मावलकर की अध्यक्षता में। ठीक, इसके बाद में देखिए आप, जो हमारे चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे देश के अंदर, चीफ कमिश्नरी प्रांतों के लिए एक अलग से संविधान समिति का निर्माण किया जा रहा है। देखिए यहाँ संघ का संविधान बनाने के लिए समिति गठित की जा रही है, और यहाँ चीफ कमिश्नरी जो प्रांत है हमारे, जहां पर गवर्नर जनरल का सीधा शासन चला करता है, गवर्नर जनरल सीधा वहां का शासन संभाल रहा है, भारत का गवर्नर जनरल, वहां उस प्रांतों के लिए या उस चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए जो संविधान समिति बनाई जा रही है, उसके अध्यक्ष है पट्टाभी सीतारमैया के नाम से। पट्टाभी सीतारमैया चीफ कमिश्नरी प्रांत के संविधान जो है उनके निर्माण समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। चलिए और आगे बात करते हैं अपने कुछ और समितियों के बारे में। देखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में उस समय 5 समितियों का गठन किया गया था। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज्यादा शायद संविधान में अंदर समितियां बनी थी, संविधान सभा में जो समितियां बनी थी उनमें सबसे ज्यादा समितियों के अध्यक्ष जो है वो मेरे अकॉर्डिंग वल्लभ भाई पटेल ही है। तो वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कौन कौन सी समितियां गठित हुई थी, देखिए नाम देखिए आप। सबसे पहले प्रांतीय संविधान समिति। देखो भारतीय संघ के तीनों भागों के लिए समितियां बनाई जा चुकी है। संघ के संविधान निर्माण के लिए
चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के संविधान निर्माण के लिए, और थर्ड वन जो प्रांत हैं, ब्रिटिश प्रांत, उन प्रांतों के संविधान निर्माण के लिए प्रांतीय संविधान समिति का गठन किया जा रहा है और उसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल को सौंपी जा रही है। और देखिए आप, मौलिक अधिकार पर समिति, हमारे संविधान में नागरिकों को कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए जाने हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए जाने हैं, उन अधिकारों के ऊपर चर्चा या विचार विमर्श करने के लिए समिति बनाई जा रही है। उस समिति की अध्यक्षता भी वल्लभ भाई पटेल कर रहे हैं। और इसी समिति को मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व, उनके लिए कोई अलग से समिति का गठन नहीं किया गया था। इसी समिति के द्वारा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बनाई गई है, इसी समिति के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर भी काम किया गया था। तो एक तरीके से मैं कहूं तो यह समिति मौलिक अधिकारों के साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों के निर्धारण के लिए भी कार्य कर रही है। तो दूसरी महत्वपूर्ण समिति। इसके बाद में देखिए आप, हमारे देश के जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं, जो हमारे देश के अल्पसंख्यक वर्ग हैं, मुस्लिम है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, इन सब अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों को लेकर के भी एक समिति बनाई जा रही है। क्योंकि हमने उद्देश्य प्रस्ताव में स्पष्ट लिखा था कि हम अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए संविधान में विशेष प्रावधानों को लागू करेंगे। तो वो विशेष प्रावधान क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर संविधान निर्माण के दौरान जो विचार विमर्श किया जा रहा था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठित अल्पसंख्यक अधिकार समिति द्वारा किया जा रहा था। और देखिए, अनुसूचित जाति, देखिए, और जनजाति क्षेत्र समिति, जनजाति क्षेत्र समिति, यानी कि हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा जो उद्देश्य प्रस्ताव की महत्वपूर्ण बात थी वो यही थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं, जो एरिया हैं भारत में, उनके लिए संविधान में अलग से प्रावधान हमें लागू करने हैं। तो उन प्रावधानों को लागू करने के लिए भी ये जिम्मा जो है वो सौंपा जा रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कहने का मतलब, उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर जो बातें लिखी जा रही थी, उन उद्देश्य प्रस्तावों की बातों को क्रियान्वित करने के लिए या उनको संविधान में जगह देने के लिए महत्वपूर्ण समितियां बन रही थी, उनकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ही कर रहे थे। इसके बाद में देखिए आप, भारत के बाहर के कुछ क्षेत्र या आंशिक रूप से भारत से बाहर जो क्षेत्र हैं, उनको भी अगर भारत संघ में शामिल किया जाए, उनको भी अगर भारत संघ का हिस्सा बनाया जाए, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, संविधान में उसके लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे। तो उसके लिए जो समिति बनाई जा रही थी, उसकी अध्यक्षता भी सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। तो देखिए, आपके सामने 5 समितियां हैं जिनकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की जा रही थी। एक बार दोबारा देखें आप इनको। प्रांतीय संविधान समिति, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रांतों के लिए संविधान निर्माण में क्या प्रावधान शामिल रहेंगे। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को लेकर समिति। इसके बाद अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों को लेकर समिति। अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के अधिकारों को लेकर समिति। और सबसे इंपॉर्टेंट, बाहरी और आंशिक रूप से बाहरी क्षेत्रों के को लेकर के एक समिति का गठन भी वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। अब ये जो कार्य थे, ये किसी एक छोटी समिति से संभव होने वाले नहीं थे। इसलिए संविधान सभा ने यह निर्धारित किया कि प्रत्येक ये जो समिति हम बना रहे हैं, सिर्फ एक प्रांतीय संविधान समिति को छोड़कर बाकी जो 4 समितियां जो वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बन रही थी, उनकी आगे कुछ उप समितियां भी बनाई जाए, उप समितियों का गठन भी किया जाए, जो मुख्य समिति के सहायक के तौर पर काम करे या उसके कार्य को कुछ बंटवारा करके उस कार्य को आसान बनाए। तो ये जो उप समितियां गठित की जा रही थी, इनके भी अध्यक्ष बनाए गए थे। तो कई बार पेपर में ये मुख्य समिति नहीं पूछी जाती है। आरएएस के प्रीलिम्स के पेपर में भी 1-2 बार ऐसे क्वेश्चन पुट हुए हैं जब मुख्य समिति को छोड़ा गया है और उप समितियों के अध्यक्ष पूछे गए हैं, क्योंकि ये थोड़े से लीक से हटकर है, इसलिए पेपर की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मौलिक अधिकारों पर जो समिति थी, उसकी उप समिति के अध्यक्ष जो बनाए जा रहे हैं वो है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी का नाम कई बार आ चुका है संविधान सभा के सदस्य के तौर पर। यहां जेबी कृपलानी का नाम दोबारा आ रहा है कि वो मौलिक अधिकारों को लेकर जो मुख्य समिति थी, उस मुख्य समिति की उप समिति के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, जेबी कृपलानी। फिर देखिए आप, अल्पसंख्यक अधिकार समिति। तो अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, संविधान सभा के प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष के रूप में जो व्यक्ति हैं एच.सी. मुखर्जी, और एच.सी. मुखर्जी को पुनः एक उप समिति का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, जो किसके लिए काम कर रही है, अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर काम कर रही है। स्वयं भी एच.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले व्यक्ति हैं। फिर और देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के अधिकारों को लेकर समिति जो बनाई जा रही थी, उप समिति बनाई जा रही थी, उसके अध्यक्ष इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है गोपीनाथ बारदोलाई।
गोपीनाथ बारदोलाई SC ST का जो क्षेत्र है उनके अधिकारों को लेकर जो समिति उप समिति बनाई जा रही है उसकी अध्यक्षता कर रही है। और सबसे अंत में बाहरी और आंशिक रूप से बाहरी क्षेत्र के लिए जो उप समिति बनाई गई है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं AV ठक्कर। AV ठक्कर। तो दोबारा आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं कि मौलिक अधिकारों की उप समिति JB कृपलानी की अध्यक्षता में, अल्पसंख्यकों के उप समिति जो है उसकी अध्यक्षता SC मुखर्जी के पास है, SC ST वर्ग के अधिकारों की जो उप समिति है उसकी अध्यक्षता गोपीनाथ बारदोलाई कर रहे हैं। और अंत में अगर हम देखें कि आंशिक और बाहरी क्षेत्र समिति की अध्यक्षता जो है वो उप समिति की अध्यक्षता जो है वो कौन कर रहे हैं? AV ठक्कर कर रहे हैं। तो ये कुछ एक समितियां हमने और डिस्कस की जो वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठित हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट समिति संविधान सभा की, जिसके ऊपर पूरा हमारा संविधान टिका हुआ था, जिसका प्रारूप हमारे आज के वर्तमान संविधान का प्रारूप जिस समिति ने तैयार कर रहे हैं वो है हमारी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। और इस प्रारूप समिति का अगर पूरा नाम अगर संवैधानिक दृष्टि से हम देखें तो इस समिति को संविधान के प्रारूप पर समीक्षा समिति बोलते हैं। संविधान के प्रारूप पर समीक्षा समिति, ये पूरा नाम था इसका, समीक्षा समिति। इस नाम से यह समिति जानी जा रही थी, जिसका शॉर्ट नेम हमने कर दिया है क्या? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। अब ये प्रारूप समिति किस उद्देश्य को लेकर के बनाई जा रही है उसकी बात करेंगे, इसमें कौन से मेंबर शामिल थे उनकी बात करेंगे, और प्रारूप समिति ने अपना फाइनल कार्य कैसे किया उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए प्रारूप समिति का गठन करने का उद्देश्य क्या था। मैं एक व्यक्तित्व के बारे में पहले के वीडियो में आपके साथ चर्चा कर चुका हूं, BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, जिनको संविधान सभा का विधिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है वायसराय लॉर्ड वेवल के द्वारा। और इन्हीं BN राव के द्वारा भारतीय संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। बहुत सारे देशों के संविधान का इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उनकी रीडिंग की, उसके बाद इन्होंने एक कच्चा ड्राफ्ट तैयार किया, एक रॉ ड्राफ्ट तैयार किया भारतीय संविधान का, जिसको हम बोलते हैं भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप। और उसी प्रथम प्रारूप को अंतिम प्रारूप का दर्जा या अंतिम प्रारूप का रूप देने के लिए जो समिति गठित की जा रही है वो है हमारी प्रारूप समिति। तो BN राव के द्वारा तैयार किए हुए संविधान को अंतिम रूप देने के लिए, यानी कि संविधान के प्रारूप की समीक्षा करने के लिए जो समिति बनाई जा रही है वो प्रारूप समितियां। तो इसकी हर एक बात इंपॉर्टेंट है, पेपर में लगभग इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम उस डेट की चर्चा करते हैं कि इस प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है। आप विशेष याद रखिए 29 अगस्त 1947, यानी हमें आजादी मिलने के ठीक 14 दिन बाद संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान की समीक्षा करने के लिए प्रारूप समिति बनाई जा रही है। तो 29 अगस्त 1947 वो दिन था जब इसका गठन किया जा रहा है। अब इस समिति में संविधान सभा ने सदस्य शामिल किए। तो इस संविधान सभा में कुल सदस्य रखे गए 7 सदस्यीय समिति के रूप में ये समिति का गठन किया जा रहा है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय के भारत के महान विधिवेता के रूप में, दूसरे गोपाला स्वामी अय्यर के रूप में, कृष्ण स्वामी अय्यर के रूप में, KM मुंशी के रूप में, KM मुंशी के रूप में एक व्यक्तित्व यहां भी थे, फिर N माधव राय के नाम से, इसके बाद में TT कृष्णामाचारी, और फिर देखिए आप मोहम्मद सादुल्ला। अब इन व्यक्तित्व के नाम आपको विशेष रूप से पता होने चाहिए। अक्सर पूछ लिया जाता है कौन सा एक प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो इसमें 2 नाम तो आपने शुरुआत से ही सुने हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम शुरुआती क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं, याद करने की कहीं आवश्यकता नहीं है। इसमें एकमात्र मुस्लिम सदस्य के रूप में जो व्यक्ति शामिल थे मोहम्मद सादुल्ला। तो ये 2 व्यक्ति तो आपके इजीली याद हो जाएंगे। इसके बाद जो 5 नाम बचते हैं उन 5 नामों में हर एक नाम के साथ कहीं न कहीं भगवान कृष्ण के नाम के पर्यायवाची शब्द जुड़े हुए मिलेंगे आपको। देखिए आप गोपाल स्वामी अयंगर कर लेंगे अपने इसको, गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, गोपाल स्वामी। तो देखिए आप गोपाल नाम यहां भी मिल रहा है आपको। फिर कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण नाम मिल रहा है आपको। फिर KM मुंशी, इनका नाम भी कन्हैया माणिक्यलाल मुंशी था। तो इनके नाम में भी कहीं न कहीं भगवान कृष्ण का नाम जुड़ा हुआ है, कन्हैया माणिक्यलाल मुंशी के रूप में।
फिर आप देखिए एन माधव राय, तो माधव जो है वो भी कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण के पर्यायवाची शब्द के रूप में। इसके बाद में देखिए आप टी कृष्णामाचारी, यहां भी आपके साथ भगवान कृष्ण का नाम जुड़ा हुआ मिलेगा। तो प्रारूप समिति जो है इसके सदस्य नाम की दृष्टि से आप याद रखना चाहेंगे या ऑप्शन में आपको पहचानने पड़े अगर, तो आप इनसे इजीली आइडिया लगा लेंगे कि इसमें एक मुस्लिम सदस्य के रूप में शामिल थे मोहम्मद सादुल्ला, एक इसमें भीमराव अंबेडकर थे जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब यहां हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है, इस प्रारूप समिति की अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर कर रहे हैं, परंतु संविधान सभा के द्वारा किसी भी व्यक्ति का चुनाव प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नहीं हुआ। इससे पहले जितनी भी हमने समितियां पढ़ी है उन सभी समितियों के अध्यक्ष का चुनाव संविधान सभा स्वयं कर रही है। उसमें कौन से सदस्य शामिल है वो संविधान सभा डिसाइड कर रही है, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष का चुनाव या अध्यक्ष कौन होगा ये बात संविधान सभा ने डिसाइड नहीं की। संविधान सभा के द्वारा केवल प्रारूप समिति के 7 सदस्यों का चयन किया गया था कि समिति के 7 सदस्य कौन कौन होंगे, केवल उन सदस्यों के नाम सजेस्ट किए गए थे और उन्हीं नामों के ऊपर फाइनली ये सहमति बनती कि ये 7 नाम संविधान सभा के प्रारूप समिति के लिए रहेंगे। अब जैसे ही 29 अगस्त को इस प्रारूप समिति का गठन होता है, इस समिति की पहली मीटिंग आयोजित होती है 30 अगस्त यानी कि अगले ही दिन, और इस 30 अगस्त वाली पहली मीटिंग में ही सभी सदस्यों ने आपसी सहमति से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुन लिया था। तो संविधान सभा ने इनका चुनाव नहीं किया था, बल्कि प्रारूप समिति के अन्य सदस्यों में से ही सदस्यों ने अपनी सहमति से ही भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का क्या बनाया था, अध्यक्ष बनाया था। तो ये स्पेशली कई बार स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं, तथ्य वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के बारे में कौन सी एक तथ्य सही नहीं है, और उसमें लिख दिया जाता है ये स्टेटमेंट कि संविधान सभा के द्वारा भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका, क्योंकि यहां चुनाव अध्यक्ष के रूप में उनका नहीं हो रहा है। और बात देखिए प्रारूप समिति के बारे में, 1-2 पॉइंट और देखने अपने को इंपॉर्टेंट। देखिए इस समिति के अंदर ये जो 7 सदस्य हैं, ये 7 सदस्य किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे। उनका निर्वाचन या उनका चुनाव या उनका मनोनयन जो है वो किसी न किसी राजनीतिक दल या किसी न किसी राजा के रियासत से हुआ था। तो उसमें देसी रियासतों से तो कोई व्यक्ति शामिल नहीं था, हालांकि सभी चुने हुए सदस्य निर्वाचित सदस्य थे। इसमें एक व्यक्ति तो वैसे थे के एम मुंशी के रूप में। कांग्रेस की तरफ से शामिल होने वाले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से शामिल होने वाले ये शुरुआत में एकमात्र सदस्य थे जो प्रारूप समिति के अंदर शामिल हुए थे। कन्हैया माणिक्यलाल मुंशी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से शामिल होने वाले एकमात्र सदस्य थे, लेकिन इस प्रारूप समिति में 2 सदस्य ऐसे हुए जिनको बाद में अपना पद जो है उनकी वजह से वैकेंट हो गया। इसमें एक व्यक्ति थे BL मित्र और एक व्यक्ति थे DP खेतान। इन 2 का प्रारूप समिति से निरसन होता है, डिलीशन होता है, और इनकी जगह 2 नए व्यक्ति प्रारूप समिति में शामिल होते हैं। BL मित्र की जगह एन माधव राव को शामिल किया गया था और DP खेतान की जगह कृष्णामाचारी को शामिल किया गया था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। TT कृष्णामाचारी जो है ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के राजनीतिक दल से ही आते थे। तो बाद में तो हालांकि इस प्रारूप समिति में 2 सदस्य जो है वो कांग्रेस के हो गए थे, लेकिन शुरुआत में जब ये समिति बनाई गई थी उस समय एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के रूप में इसमें जो व्यक्ति शामिल थे वो थे KM मुंशी, कन्हैया माणिक्यलाल मुंशी के रूप में। ठीक, तो ये बात में अपने को ध्यान रखनी है। अब यहाँ ये बात हाईलाइटेड मैंने कर दी है कि अंबेडकर जी का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संविधान सभा ने नहीं किया था, बल्कि समिति के सदस्यों के द्वारा ही इनका चुनाव किया जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की दृष्टि से, तो आप विशेष रूप से इस लाइन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति ने अपना काम कैसे शुरू किया, कब कब इसने संविधान का प्रारूप बनाया, कैसा बनाया, संविधान सभा के सामने रखा, क्या आगे की प्रक्रिया हुई, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए आप 21 फरवरी 1948 दिन आप याद रखिए, 21 फरवरी 1948 वो दिन था जब संविधान सभा की प्रारूप समिति ने पहला प्रारूप या पहला संशोधित प्रारूप जो था वो संविधान सभा के सामने रखा था। तो प्रारूप समिति के द्वारा पहला प्रारूप संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया और इसमें कुल मिलाकर
भारतीय संविधान के 315 अनुच्छेद शामिल थे। जो पहला प्रारूप रखा जा रहा है संविधान सभा के सामने चर्चा के लिए, उसमें 315 अनुच्छेद थे और साथ ही साथ 8 अनुसूचियां भी थी। 8 अनुसूचियां भी थी। तो ये संविधान का पहला प्रारूप था। अब प्रारूप समिति ने इसको संविधान सभा को सौंपा और संविधान सभा ने इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया, खूब लंबी चर्चा की इसके ऊपर, प्रत्येक आर्टिकल के ऊपर, प्रत्येक अनुच्छेद के ऊपर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद संविधान सभा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अभी इसमें और संशोधन की आवश्यकता है। प्रारूप समिति ने जो संविधान का प्रारूप हमें दिया है उस पर हमने चर्चा कर ली है और अब चर्चा करने के बाद उस संविधान के प्रारूप पर अभी और संशोधन होने बाकी हैं। तो संविधान सभा ने इस संशोधित प्रारूप का रूप तैयार करने के लिए इसको वापस प्रारूप समिति को सौंप दिया। तो ये प्रारूप समिति को संशोधन के लिए सुझाव दिए और अब प्रारूप समिति ने अपना सेकंड स्टेप शुरू किया। वो जो संशोधन आए थे उन संशोधनों पर प्रारूप समिति ने संशोधन किया उनमें, और अक्टूबर 1948 में, देखिए यहां से शुरू हो रहा है ये कहानी, 21 फरवरी 1948 और बाद में जो टाइम आ रहा है वो अक्टूबर 1948। कहने का मतलब संविधान सभा को, या मैं कहूं प्रारूप समिति को, संविधान का प्रारूप फाइनल करने में लगभग 7 महीने का समय लग रहा है। देखिए 8 महीने का समय लग रहा है। तो इस 8 महीने के दौरान संविधान के हर एक आर्टिकल के ऊपर चर्चा हो रही है। तो दोबारा प्रारूप समिति ने अक्टूबर 1948 में भारतीय संविधान का संशोधित प्रारूप प्रस्तुत किया। जो संविधान सभा ने संशोधन सुझाए थे उन सब के ऊपर चर्चा कर ली थी। उन्हीं संशोधनों को शामिल करते हुए या उन्हीं सुझावों को शामिल करते हुए प्रारूप समिति ने अक्टूबर 1948 में इसका संशोधित या मॉडिफाइड जो प्रारूप था, ड्राफ्ट था, वो संविधान सभा के सामने रखा। अब संविधान सभा ने अंतिम रूप से इस तैयार या संशोधित प्रारूप के ऊपर फाइनली रीडिंग शुरू की, फाइनली उस संविधान का वाचन शुरू किया और उस समय जो वाचन किए गए उनकी संख्या थी 3। देखिए आप, 3 वाचन किए संविधान सभा ने, यानी कि वही प्रारूप जो अक्टूबर 1948 में प्रारूप समिति ने संविधान सभा को पुनः सौंपा है, उस प्रारूप के ऊपर चर्चा करने या उस प्रारूप के ऊपर रीडिंग करने के लिए वो वापस संविधान सभा के पास आया है और अब संविधान सभा उसकी 3 रीडिंग कर रही है। फर्स्ट रीडिंग अक्टूबर के ठीक अगले माह में, जैसे ही संविधान सभा का सत्र शुरू होता है, उसी सत्र में 4 नवंबर 1948 को संविधान के फाइनल प्रारूप के ऊपर संविधान सभा ने फर्स्ट रीडिंग शुरू की और इस फर्स्ट रीडिंग का कार्यकाल रहा 9 नवंबर तक, यानी कि लगभग 6 दिन तक इस पर चर्चा चली और 6 दिन पर चर्चा रीडिंग होने के बाद इसको एक बार के लिए छोड़ दिया, पोस्टपोन कर दिया। संविधान सभा पुनः एकत्रित होती है, पुनः सम्मिलित होती है द्वितीय वाचन के लिए और वो डेट थी 15 नवंबर, यानी कि 9 नवंबर के ठीक 6 दिन बाद दोबारा संविधान सभा समवेत होती है, दोबारा संविधान सभा का मीटिंग आयोजित होती है और उस मीटिंग की अवधि बहुत लंबी अवधि थी। मैं कहूं तो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक, यानी कि लगभग 1 साल का टाइम पीरियड था जब संविधान सभा ने संविधान की सेकंड रीडिंग की। तो ये जो द्वितीय वाचन था या सेकंड जो रीडिंग थी, ये सबसे लंबी थी। आज भी भारत की संसद के अंदर अगर कोई विधेयक आता है, कोई बिल आता है और उस बिल को अगर कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है तो उसकी जो सेम प्रोसीजर होती है वो इसी रीडिंग से जुड़ी हुई होती है। यानी कि उसमें सबसे पहली बार बिल संसद के सदस्यों को सौंपा जाता है, उनकी कॉपीज दी जाती है। सेकंड जो मीटिंग होती है या सेकंड जो स्टेप होता है उसका, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें पूरे बिल के अंदर कौन कौन से करेक्शन किए जाने हैं, कौन कौन सी चीजों को हटाया जाना है, कौन सी नई चीजों को जोड़ा जाना है, वो सारी तमाम बातें जो है वो सेकंड रीडिंग में पूरी होती है। तो ऐसा ही कुछ संविधान सभा में प्रारूप को फाइनल रूप देते समय सेकंड रीडिंग के दौरान ये सबसे लंबी चलने वाली मीटिंग थी हमारे पास। डेट आप देखिए 4 नवंबर से 9 नवंबर और 9 नवंबर के ठीक 6 दिन बाद 15 नवंबर को दोबारा मीटिंग शुरू होती है और ये मीटिंग 1 साल तक लगभग चलती है। 17 अक्टूबर 1949 को जाकर ये रीडिंग समाप्त होती है और जब ये रीडिंग समाप्त होती है उस समय तक भारत का संविधान लगभग फाइनल हो चुका था, लगभग फाइनल हो चुका था। इसके बाद फॉर्मेलिटी के रूप में
तीसरी रीडिंग शुरू होती है इसी 17 अक्टूबर के ठीक एक महीने बाद 17 नवंबर 1949 से। लगभग एक महीने का समय बीच में गैप दे दिया गया और एक महीने बाद संविधान सभा पुनः एकत्रित होती है और 17 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 यानी कि लगभग 10 दिन तक संविधान सभा के द्वारा प्रारूप संविधान जो था या संविधान का जो फाइनल प्रारूप था उसके ऊपर थर्ड रीडिंग की जा रही है। और इस थर्ड रीडिंग के अंदर भारतीय संविधान का पूरा जो खाका है, पूरा जो ड्राफ्ट है, वो फाइनल कर दिया जाता है। और याद करिए आप, उद्देश्य प्रस्ताव में भी या इससे पहले भी मैंने आपको बताया 26 नवंबर 1949 वो दिन था जब संविधान सभा का 11वां अधिवेशन एंड हो रहा है, अंतिम दिन है 11वें अधिवेशन का। और उस 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन भारतीय संविधान बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका, फाइनली पूरा इसको डिसाइड कर लिया गया। अब बात आई थी कि इसको लागू कब किया जाए, तो सभी संविधान निर्माताओं ने बैठकर इस बात के ऊपर सहमति जताई कि इस संविधान को हम 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे, यानी कि अगले वर्ष लागू करेंगे, जनवरी के महीने में लागू करेंगे, क्योंकि 26 जनवरी इससे पहले हमेशा से यानी कि 1930 से भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में हमेशा से मनाते रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में भी 26 जनवरी 1930 वो पहला सन था जब भारत ने 26 जनवरी को अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। उसी दिन को यादगार बनाते हुए ये डिसाइड हुआ कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो फाइनली हम उसको लागू करेंगे। तो उसी तिथि को ध्यान में रखते हुए 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण के लिए आयोजित 11वां जो अधिवेशन था, आप इस बात को थोड़ा सा मेंशन रखिएगा, 11वां जो अधिवेशन था उसका समापन होता है। और इसी दिन हमने संविधान का अंगीकरण कर लिया था, अपना लिया था, हमने संविधान को एडॉप्ट कर लिया था, हमने स्वीकार कर लिया था संविधान को। और साथ ही साथ क्या किया, संविधान के कुछ अनुच्छेद जो थे उनको हमने इनएक्ट भी कर दिया, उनको हमने लागू भी कर दिया, उनको हमने अधिनियमित भी कर दिया। और साथ ही क्या किया, हमने इस देश संविधान जो था ये हमारा, इसको हमारी जनता को या हम स्वयं को या सभी को, अपने आप को इसको हमने अर्पित कर दिया, सेल्फ डिवोटेड कर दिया। तो हमने 3 काम किए इस दिन, हमारे संविधान का अंगीकरण किया, हमारे संविधान को अधिनियमित किया और हमारे संविधान जो उसको हमने आत्मर्पित करने का काम किया। और संविधान सभा का ये अंतिम 11वां अधिवेशन संविधान निर्माण के लिए समापन हो रहा था इसका। और देखिए आप, इस दिन हमने 15 आर्टिकल्स जो है, 15 अनुच्छेद जो है उनको लागू भी कर दिया था। वैसे इन अनुच्छेदों की संख्या 16 थी, 16 थी, लेकिन जो 16वां अनुच्छेद है वो सिर्फ इस बात के लिए था, 394 अनुच्छेद नंबर 394 जो है उसमें यही लिखा गया था कि ये जो 15 अनुच्छेद हैं ये 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हो जाएंगे। तो हमारे संविधान के अंदर 26 नवंबर 1949 का जो दिन है उसको देखते हुए 15 अनुच्छेद जो हैं उनको इसी दिन लागू भी कर दिया था, यानी कि हमने अधिनियमित भी कर दिया था। इसके बाद में देखिए आप, हमारा जो शेष संविधान बच गया, हमारे मूल संविधान में उस समय जब बना था उसमें 395 अनुच्छेद शामिल थे, 395 आर्टिकल्स उसमें थे। 395 में से हमने 15 + 1 16 जो अनुच्छेद हैं वो तो हमने 26 नवंबर 1949 को फाइनल कर लिए थे। शेष जो अनुच्छेद थे उनको हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इस प्रकार हम अगर देखें तो 11 जो अधिवेशन हमारे आयोजित हुए उनकी अवधि देखिए आप, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, वहां से लेकर 26 नवंबर 1949, 1949, अगर ये टोटल अवधि हम जोड़ें तो हमारा संविधान बनने में जो समय लगा वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इतने समय में जाकर हमारी संविधान सभा ने 11 अधिवेशनों के माध्यम से हमारे संविधान को फाइनल रूप दे दिया था। अब अंतिम रूप से जो इसका 12वां सत्र जो आयोजित हो रहा है उसकी डेट थी 24 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी को हमें हमारा संविधान फाइनली लागू करना था। तो उससे पहले भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना जरूरी था, क्योंकि भारतीय संविधान का संवैधानिक प्रमुख जो है वो संविधान घोषित करता है भारत के राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए विशेष रूप से 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक, अंतिम अधिवेशन आयोजित हो रहा है,
जिसको हम बोल रहे हैं 12वां अधिवेशन, 12वां अधिवेशन। लेकिन ये कोई संविधान बनाने के लिए नहीं हो रहा है, संविधान तो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये अधिवेशन सिर्फ और सिर्फ संविधान को राष्ट्रपति देने के लिए या हमारे देश को राष्ट्रपति देने के लिए या चुनने के लिए आयोजित हो रहा है। तो इस दिन हमने संविधान की 3 कॉपीज के ऊपर सिग्नेचर करवाए और उस कॉपीज पर जो सिग्नेचर हुए उस समय संविधान में 284 सदस्य उस टाइम मौजूद थे, जिन्होंने भारतीय संविधान की मूल प्रति के ऊपर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए। और ये जो प्रारूप है ये 3 कॉपीज के रूप में रखा गया। अब इस प्रारूप की जो प्रतियां तैयार की है, कॉपीज तैयार की है, उसमें कई महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल रहे। उन व्यक्तियों में एक नाम हमारे पास है नंदलाल बोस का और एक हमारा नाम शामिल है B.O. राम मनोहर सिन्हा का, B.O. राम मनोहर सिन्हा का, और एक व्यक्ति हमारे पास नंदलाल बोस। इन्होंने भारतीय संविधान को अलंकृत करने का काम किया, कलाकृतियां बनाने का काम किया, उसके अंदर विभिन्न चित्रों को, डिजाइन्स को तैयार करने का काम किया, हमारे संविधान का फ्रंट पेज जो है उसको तैयार करने का काम किया। तो ये जो काम या जिम्मा जो था ये नंदलाल बोस और B.O. राम मनोहर सिन्हा के पास। अब हमारा संविधान जो लिखा जा रहा था, उन लिखने वालों में एक व्यक्ति थे हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के नाम से, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनके द्वारा एक विशेष स्टाइल में हमारा संविधान लिखा गया और वो शैली या वो स्टाइल था इटैलिक स्टाइल। इटैलिक स्टाइल के अंदर, लैंग्वेज के अंदर, इनक्रिप्ट के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर हमारा संविधान जो है वो हाथ से लिखा जाए। इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये जो लिखित संविधान वाला कंसेप्ट है, इसमें इटैलिक तरीके से इस संविधान को लिखने का काम कौन कर रहे हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कर रहे हैं। तो जो 24 जनवरी वाली मीटिंग आयोजित हो रही है उसमें पहला काम जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि संविधान की 3 कॉपीज के ऊपर 284 सदस्यों ने मिलकर क्या किए हैं, सिग्नेचर किए। फिर देखिए आप, इसी दिन हमने 2 सिस्टम और भी किए। हमारा जो राष्ट्रगान है और हमारा जो राष्ट्रगीत है, जनगण मन और वंदे मातरम, उनको हमने फाइनली संवैधानिक मान्यता दे दी है या उनको हमने फाइनली अपना लिया। तो हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो है उसको भी 24 जनवरी 1950 को हमने अपना लिया है, जबकि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको हमने पहले ही अपना लिया है 22 जुलाई 1947 को। और फाइनली मैं आपको बता चुका हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उनको क्या किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या उनका चयन या चुनाव किया जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम अंतरिम या इंटरिम, जब तक स्थायी आगे संसद नहीं बन जाती है और स्थायी चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इनको भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में एक तरीके से नॉमिनेट कर लिया जाता है, मनोनीत कर लिया जाता है। इसके बाद फाइनल डे आता है हमारे पास 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ये संविधान सभा की भारतीय जो संविधान सभा है उसकी तरफ से भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के रूप में मान्यता दी जाती है। यानी कि हमारी संविधान सभा जो है उसका कार्यकाल यहां समाप्त हो जाता है, 24 जनवरी 1950 को उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और अब भारत जो है वो अपने नए स्वरूप में आ रहा है, गणराज्य देश बन रहा है। गणराज्य होने का मतलब अब भारत का एक राष्ट्रपति है और उस राष्ट्रपति का हमने क्या किया है, चुनाव किया, और वो जो गणराज्य है हमारा ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहने का मतलब हम अब अपने डिसीजन लेने के लिए, अपने निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं, चाहे वो हमारे आंतरिक निर्णय हो, हमारे देश के निर्णय हो, चाहे हमें बाहरी देशों के साथ कैसे संबंध रखने हैं उनसे संबंधित निर्णय हो। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनने जा रहा है भारत, एक गणराज्य के रूप में उसकी स्थापना की जा रही है 26 जनवरी 1950 को। इसके साथ साथ एक काम और हो रहा, हमारी जो संविधान सभा थी ये संविधान सभा अब एक नए रूप में परिवर्तित हो रही है और वो है अंतरकालीन संसद के रूप में। कहने का मतलब जब 1952 में जब तक हमारी पहली आम संसद नहीं बन गई थी, उसका गठन नहीं हो गया था, उस समय तक संसद के रूप में जिस निकाय ने या जिस बॉडी ने काम किया था वो भी हमारी संविधान सभा थी।
तो संविधान सभा यहाँ एक काम उसका एंड हो जाता है और दूसरा नए काम की उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। तो अंतरकालीन संसद के रूप में, अंतरकालीन संसद का मतलब ये है कि वो टाइम पीरियड जब तक हमारा स्थायी संसद नहीं बन गई थी 1952 अप्रैल 1952 तक, तब तक इसने अंतरकालीन संसद के रूप में भी कार्य किया। और देखिए आप, भारत का संविधान लागू हुआ इस दिन और साथ ही साथ भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या बन गया, गणराज्य बन गया। ठीक, अब ये 26 नवंबर वाली जो डेट है जिसकी हमने पहले भी चर्चा की है, ये 26 नवंबर वाली डेट 1951 से लेकर 2014 तक हमारा विधि दिवस जो है उसके रूप में मनाई जाती थी, लॉ डे के रूप में मनाई जाती, विधि दिवस के रूप में मनाई जाती। लेकिन 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनका संविधान निर्माण में सबसे अहम योगदान था, उनके 125वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारी जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा इसी विधि दिवस को परिवर्तित रूप में संविधान दिवस का नाम दे दिया गया। तो 2015 के बाद से या 2015 से मैं कहूं तो 26 नवंबर का जो दिन है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले हमेशा ये दिवस जो है वो किस रूप में मनाया जाता था, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। चलिए और कुछ पॉइंट्स हैं तो अपने डिस्कस कर लेते हैं। एक पॉइंट हमारे पास ये बचता है, हमेशा से अपने बात करते ही आए हैं कि संविधान सभा के अंदर टोटल कुल मिला के 15 महिलाएं शामिल हुई थी, उनकी भागीदारी रही थी। वो 15 महिलाएं कौन कौन थी, तो इनके थोड़े से नाम अपने को दिमाग में रखने हैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है इनमें से, और कुछ महिलाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनसे संबंधित क्वेश्चन भी हमेशा पूछे जाते रहे अध्यापक भर्ती परीक्षाओं में भी और आरएएस जैसे एग्जाम्स के अंदर भी, प्रीलिम्स के पेपर में। तो ये कौन कौन व्यक्तित्व है, देखिए आप, विजय लक्ष्मी पंडित बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसके बाद में सुचेता, सॉरी ये लिखने में थोड़ी सी हुई, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी के रूप में। इसके बाद में देखिए आप जी दुर्गाबाई, इसके एक सदस्य जो नियम समिति में भी शामिल रही, रेणुका रॉय और बेगम एजाज। ये 5 नाम तो मैंने शुरू में पढ़े आपके सामने, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, जी दुर्गाबाई, रेणुका रॉय और बेगम एयाज के रूप में। तो ये जो बेगम एयाज रसूल है, बेगम एयाज रसूल, ये एकमात्र इसमें शामिल होने वाली मुस्लिम महिला है जिसकी संविधान सभा के अंदर मुस्लिम संप्रदाय या मुस्लिम धर्म से भागीदारी रही थी, बेगम एयाज रसूल के नाम से। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। जी दुर्गाबाई किसी भी संविधान सभा की समिति में शामिल होने वाली पहली महिला थी, एकमात्र महिला थी। और नाम देखिए आप, राजकुमारी अमृत कौर, इंपॉर्टेंट नाम है, महत्वपूर्ण नाम है। इसके बाद और देखिए आप, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, तो सरोजनी नायडू का नाम, सुचेता कृपलानी का नाम, ये तो आजादी के बाद भी हमने बहुत सारे सुने हैं, ठीक है, भारतीय राजनीति में भी इनकी सक्रिय भागीदारी रही थी। तो ये जो सारे नाम है, विजय लक्ष्मी पंडित का, सुचेता कृपलानी का, राजकुमारी अमृत कौर का, सरोजनी नायडू का, ये पॉपुलर नेम है हमारे। तो ये वो महिलाएं थी जो संविधान सभा से ही राजनीति के अंदर थी। और देखिए आप, पूर्णिमा बनर्जी, ठीक है, इसके बाद में हंसा मेहता, मालती चौधरी, एनी मस्किरिनी, ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, देखिए आप, एनी मस्किरिनी। इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एनी मस्किरिनी इन 15 महिलाओं में एकमात्र ऐसी महिला थी जो देसी रियासतों की तरफ से इसमें शामिल हो रही थी। देसी रियासतों की तरफ से जितने भी मेंबर्स आए थे नॉमिनेट होकर, मनोनीत होकर, उनमें किसी भी रियासत से किसी महिला को मनोनीत नहीं किया गया था। सिर्फ एक ऐसी रियासत थी, कोच्चि त्रावणकोर के नाम से, त्रावणकोर, केरला की रियासत त्रावणकोर, कोच्चि वाली जो रियासत थी, इसकी तरफ से एक महिला को भी संविधान सभा में जगह दी जा रही है, वो है एनी मस्किरिनी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। और देखिए आप नाम, लीला रॉय, लीला रॉय, कमला चौधरी, कमला चौधरी, और एक नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट, दाक्षायणी वेलायुधन, दाक्षायणी वेलायुधन के नाम से। दाक्षायणी वेलायुधन वो महिला है जो एकमात्र दलित महिला के रूप में संविधान सभा में शामिल हो रही है। एकमात्र दलित महिला के रूप में शामिल होने वाली इन 15 महिलाओं में जो महिला है वो है दाक्षायणी वेलायुधन के नाम से। तो ये 3 नाम तो आप विशेष रूप से याद रखिएगा, बेगम एयाज रसूल का नाम, एनी मस्किरिनी का नाम, और तीसरा दाक्षायणी वेलायुधन का नाम। ये 3 ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी यूनिकनेस रखती है। और चौथी अगर अपने इसमें शामिल करना चाहिए तो जी दुर्गाबाई, जी दुर्गाबाई, ठीक है। और लास्ट इसमें नाम रहता है हमारे पास अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन। तो ये 15 जो महिलाएं हैं ये संविधान सभा में महिला सदस्य के तौर पर शामिल रही। तो
तो इसमें बहुत सारे नाम हैं, आप इनको कैसे भी शॉर्ट फॉर्म में याद करने की कोशिश करना। जैसे 2 नाम इसमें चौधरी से है, मालती चौधरी, कमला चौधरी, हालांकि अलग अलग लिखे गए, थोड़े से इनका ध्यान रखना, मालती चौधरी और कमला चौधरी। 2 इसमें नाम जो है वो रॉय के नाम से मिल जाएंगे आपको, रेणुका रॉय, और इधर आप देखोगे तो लीला रॉय। तो ये 2 नाम चौधरी, 2 नाम रॉय के नाम से, है ना। तो इस फॉर्म में इनको थोड़ा सा आप ट्रिकी मेथड से याद करने की कोशिश करनी है अपने को, और इन 3 महिलाओं के नाम विशेष रूप से अपने को ध्यान रखने हैं। तो संविधान सभा का ये जो चैप्टर 3 है हमारा, ये आज के लिए इतना ही हमारे पास रहेगा। लेकिन अभी हम थोड़ा सा चर्चा संविधान सभा के बारे में एक अंतिम लेक्चर के रूप में, छोटे से लेक्चर के रूप में और करने वाले हैं, जिसमें हम भारतीय संविधान सभा का, हमारे देश में जब हमारे देश का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय हमारी संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। तो उस विभाजन का इस संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ा था, एक तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरा, ये जो अंतरकालीन संसद बन रही है संविधान सभा, तो अंतरकालीन संसद के रूप में संविधान सभा ने कौन कौन से कार्य किए थे, उनके ऊपर भी चर्चा करनी है। और थर्ड, अपने इस संविधान सभा में कुछ एक और भारतीय नेताओं की हम बात करेंगे, जिन्होंने अलग अलग पार्टियों से आकर के और इस संविधान सभा के अंदर अपनी भागीदारी निभाई थी। तो ये तमाम बातें हम अगले वीडियो लेक्चर में, छोटे से वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए और इसी तरीके से मुझे ऑनलाइन सपोर्ट आप लोग करते रहिए। इस चैनल को मैक्सिमम जितना हो सके उतना शेयर करने का कार्य भी कीजिए। लगातार वीडियो के अपडेट प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी आप दबाना न भूलें। धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी टाइम, इसी क्लास के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।